18 जोड़ कंटेंट वार्निंग वयस्कों के लिए चेतावनी। ये कहानी 18 वर्ष से अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। इसमें कुछ ऐसे दृश्य, भाषा या विषय हो सकते हैं जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। कृपया विवेक से सुनें। कहानी की प्रकृति। यह एक काल्पनिक कथा है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूर्णतः लेखक की कल्पना का परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जाति, संस्कृति, समाज या धर्म से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। हमारा किसी की धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक भावनाओं को आहत करने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे एक काल्पनिक और मनोरंजनात्मक रचना के रूप में लें। इस कहानी का पूरा श्रेय ऑडियो तले एफएम को जाता है। तट की पहाड़ी श्रृंखला 21वें दिन की सुबह दक्षिणी आकाश में एक गहरी रेखा बनकर उभरी। सह्याद्री की कोमल पहाड़ियां नहीं, बल्कि कुछ और प्राचीन और कठोर। ऐसी भूमि जो उपमहाद्वीप की वर्तमान भूगोल से पहले बनी थी और जो बाद के बदलावों से पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुई थी। यहाँ साधना शक्ति की भारी कमी थी। साधना का वातावरण ऊंचाई की हवा जैसा था, पतला, जिसमें शरीर को चाहिए वह कम था, और उतना ही परिणाम पाने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ता था। सूर्य उसमें स्पष्ट अतिरिक्त एकाग्रता के साथ चल रहे थे। उनकी 5वीं आयाम की साधना सामान्य कार्य बनाए रखने के लिए अधिक मेहनत कर रही थी। निशांक क्षतिपूर्ति कर रहे थे, जैसा किरण ने बताया था, अपना स्थानीय क्षेत्र उत्पन्न करते हुए। चारों संबंधों का मिश्रण एक सामान्य साधना ऊर्जा का क्षेत्र बनाता जो समूह के साथ साथ चलता था। पिछले दिन के गुप्तचरों की रिपोर्ट स्पष्ट थी। श्रृंखला के उत्तरी मार्ग और उस तटीय दुर्ग के बीच 3 बड़ी असुर निर्मित संरचनाएं थीं जो असुर राजा के प्राथमिक अभियान केंद्र के रूप में काम करती थीं। संरचनाएं रक्षा के लिए नहीं रखी गई थीं। वे देरी के लिए रखी गई थीं, दुर्ग तक पहुंचने से पहले निशानों की अधिकतम ऊर्जा खर्च कराने के लिए। असुर राजा 30 वर्षों से तैयारी कर रहा था। वह थकावट की रणनीति समझता था। वह चाहता है कि हम थके हुए पहुंचें, विक्रम ने अगले दिन के मार्च से एक रात पहले गुप्तचर मानचित्र देखते हुए कहा। वह चाहता है कि हम शक्तिहीन हों, राहु ने सुधारा। थके हुए तो हम संभाल लेंगे। शक्तिहीन होने से संगम की गणना बदल जाती है। तो हम सीधे संरचनाओं से नहीं लड़ते, सूर्य ने कहा। वे 19 वर्षों के उच्च स्तरीय साधना युद्ध के अनुभव की सटीकता से सामरिक चर्चाओं में योगदान दे रहे थे, और समूह ने इन प्रश्नों पर उन्हें सुनना सीख लिया था। हम खाली जगह ढूंढते हैं। हर संरचना में खाली जगह होती है, ऐसी स्थितियां जो असुर राजा ने अनुमानित गति पैटर्न के आधार पर बनाई हैं। अगर हम उस पैटर्न में नहीं चलते जिसकी उसे उम्मीद है, तो संरचनाएं कम प्रभावी होती हैं। हम कैसे जाने कि उसे किस पैटर्न की उम्मीद है? अर्जुन ने पूछा। राहु ने कहा, मैं 3 सप्ताहों से दृष्टि राक्षस के अवलोकन पैटर्न को पढ़ रहा हूं। ये निशानों की गति को विशिष्ट तरीकों से ट्रैक करता है। गति की गति, संरचना की ज्यामिति, संपर्क पर प्रतिक्रिया। यह एक मॉडल बना रहा है। उसने रुककर कहा, अगर मुझे पता है कि मॉडल ने क्या पकड़ा है, तो मैं जानता हूं कि असुर राजा क्या उम्मीद करता है। विक्रम ने उसे देखा। तुम जानबूझकर पर्यवेक्षक को जानकारी दे रहे थे। मैं उन तरीकों से चल रहा था जो एक विशिष्ट, गलत मॉडल बनाते हैं, राहु ने कहा। एक संक्षिप्त मौन जिसमें कई लोगों ने इसके निहितार्थ समझे। कब से? विक्रम ने पूछा। 14वें दिन से, जब मैंने समझा कि दृष्टि राक्षस वास्तव में अपने अवलोकनों के साथ क्या कर रहा है। उसने नक्शे को देखा। उसने जो मॉडल बनाया है, निशान एक कड़े गठन में काम करते हैं। अर्जुन आगे, उच्च तीव्रता वाली युद्ध शैली, सीधे मार्ग। असुर राजा ने उस गति पैटर्न के लिए अपनी संरचनाएं रखी हैं। और हम उस पैटर्न में नहीं चलेंगे, विक्रम ने कहा। नहीं चलेंगे। जो हुआ वह 2 घंटे की विस्तृत योजना थी जिसने बाहर से देखने पर जो दिखती थी वह नहीं थी। सैन्य योजना नहीं बल्कि साधना की नृत्यलिपि। चारों निशानों के संबंध 3 निर्मित संरचनाओं के विरुद्ध मापे गए, जो उन निशानों के एक अलग समूह के लिए रखी गई थी जो आने वाले नहीं थे। मार्च भोर में शुरू हुआ। पहली संरचना श्रृंखला की पहली और दूसरी चोटी के बीच एक घाटी में थी। शायद 30 मध्यम स्तर के निर्माण, उस कड़े अंतराल वाले पैटर्न में व्यवस्थित जो प्रत्यक्ष संबंध संपर्क के विरुद्ध अरुचि प्रभाव को अधिकतम करता था। वे उससे संपर्क में नहीं आए। राहु की छाया स्थान ने उस ध्यान की ज्यामिति पाई जो गठन बनाए हुई थी, जागरूकता के विशिष्ट कोण जो निर्माण की बुद्धि दृष्टिकोण की निगरानी के लिए उपयोग करती थी। खाली जगह वहां थी जहां ज्यामिति ने कवर नहीं किया था। उनके माध्यम से चलने के लिए उस मूल प्रयोग की गुणवत्ता की आवश्यकता थी जो भीष्म ने महीनों पहले रोपी थी। न निर्देशित करते हुए, न बाध्य करते हुए, बस उन स्थानों में चलते हुए जो मौजूद थे। चारों निशान पहली संरचना से बिना संलग्नता के गुजरे। सूर्य उनके साथ चले, उस छाया स्थान के मार्गदर्शन पर भरोसा करते हुए जो राहु न्यूनतम संकेतों से संप्रेषित करता था। एक दिशा, एक समय, एक चाल की गुणवत्ता। पहली संरचना को तब पता चला जब वे उससे परे थे। दूसरी संरचना कठिन थी, दूसरी चोटी के संकरे दर्रे पर रखी, जहां भूभाग की ज्यामिति उपलब्ध खाली जगह को कम करती थी। वे यहां उलझे, पूरी संरचना नहीं, बल्कि केवल एकमात्र व्यवहारिक खाली जगह को बंद करने वाले 4 निर्माण, जो निशानों की संयुक्त संबंध प्रक्षेपण के नीचे 90 सेकंड से कम में गिरे।
तीसरी संरचना, इसके विपरीत, वह थी जहां असुर राजा ने अपने सबसे सक्षम निर्माण केंद्रित किए थे, कोल्हापुर से संशोधित प्रकार, जिन्हें निशानों के संबंध के विरुद्ध अनुकूलित किया गया था। 20 तटीय दुर्ग की ओर श्रृंखला के अंतिम उतार पर प्रतीक्षा कर रहे थे। ये वह परीक्षा थी जो उसने बनाई थी। उन्होंने इसका सामना 4 के रूप में किया। तीसरे आयाम में सूर्य 5वें आयाम पर पार्श्व को थामे हुए और देवेंद्र के सैनिकों ने परिधि को संभाले हुए और 3 महीनों की सीखी सब कुछ हर गति से बहता हुआ। लड़ाई 40 मिनट चली। यह उनमें से किसी ने भी व्यक्तिगत रूप से जो किया था उसमें सबसे मांग वाली थी, और सामूहिक रूप से जो उन्होंने किया था उसमें सबसे मांग वाली। और जो उन्हें उसके पार ले गई वह कोई एकल क्षमता नहीं थी बल्कि चारों संबंधों का विशिष्ट मिश्रण था जो उस गहराई पर काम कर रहा था जिस तक वे पहुंचे थे। अर्जुन का तीसरे आयाम का पृथ्वी अग्नि मूलभूत अरुचि उत्पन्न करती, विक्रम की वायु निर्माणों के समन्वित दृष्टिकोण पैटर्न को बाधित करती, किरण की जल संबंध व्यक्तिगत निर्माणों के भीतर असुर ऊर्जा मार्गों को ढूंढती और बाधित करती, राहु का छाया स्थान उन्हें हर निर्माण की स्थिति और इरादे से पहले ही अवगत कराता। गठन टूट गया, नष्ट नहीं, निर्माण बिखर गए, दुर्ग की ओर पीछे हट गए, लेकिन एक समन्वित इकाई के रूप में टूटा। इसका देरी कार्य समाप्त हुआ। वे श्रृंखला के अंतिम उतार के ऊपर खड़े थे और नीचे तटीय दुर्ग को देखा। सभी कठिनाई से सांस ले रहे थे, सभी किसी न किसी हद तक शक्तिहीन थे। संशोधित निर्माणों ने पहले की संलग्नताओं से अधिक खर्च कराया था और असुर वातावरण यहां घना था, निशानों के स्थानीय उत्पन्न क्षेत्र के विरुद्ध दबाव डालता। किरण पहले से ही समूह में आगे बढ़ रही थी, निदान करने वाले हाथ, चिकित्सक की जांच। अर्जुन, साधना चैनल तनाव संभालने योग्य। विक्रम, वायु संबंध अत्यधिक विस्तार, 20 मिनट चाहिए। राहु, मैं ठीक हूं, राहु ने कहा। किरण ने उसे उस निदान ध्यान से देखा जिसे राहु धोखा नहीं दे सकता था। तुम 70% पर हो। ठीक हूं। किरण ने सूर्य को देखा, जो असुर शक्तिहीन वातावरण में 40 मिनट पार्श्व को थामे रहे थे। आपको पुनर्स्थापना क्षेत्र की जरूरत है। यहां आइए। सूर्य बिना बहस के आए। किरण की उपचार ऊर्जा विस्तारित हुई, पूर्ण तीसरे आयाम का जल संबंध, सूर्य के शक्तिहीन चैनलों को ढूंढते हुए और उस पुनर्स्थापना प्रक्रिया शुरू करते हुए जिसे असुर वातावरण स्वाभाविक रूप से रोक रहा था। 20 मिनट में वे उतरेंगे। दुर्ग नीचे इंतजार कर रहा था, तटीय आकाश के विरुद्ध प्राचीन और अंधकार में। असुर राजा उसके अंदर था। धर्म संकट अभी नहीं था, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये बहुत करीब था। अर्जुन ने अपनी हथेली को देखा। तीसरा आयाम दमकता हुआ। उसने सोचा, हम यहाँ हैं। उसने सोचा, आगे जो भी आए, हम यहाँ हैं। शक्तिहीन दक्षिणी हवा में चारों निशान जले। उतरना शुरू हुआ। वे 21वें दिन दुर्ग तक नहीं पहुंचे। चोटी से उतरने में मानचित्रों से अधिक समय लगा। भूभाग जो कागज पर संभव लग रहा था वह असुर वातावरण में खतरनाक हो गया। साधक की सामान्य स्थानिक जागरूकता कमी से धुंधली पड़ी। उन्होंने ढलान के मध्य खंड पर 2 चट्टान संरचनाओं के बीच एक प्राकृतिक आश्रय में डेरा डाला। देवेंद्र के सैनिक बाहरी परिधि संभाले और निशानों का स्थानीय उत्पन्न क्षेत्र 50 फुट के भीतर एकमात्र विश्वसनीय साधना वातावरण प्रदान करता। रात दक्षिण की पिछली रातों जैसी नहीं थी। पीछे निर्मित संरचनाएं, नीचे दुर्ग, असुर ध्यान बाहर की बजाय अंदर की ओर केंद्रित लगता था। जैसे कि उन्हें 3 संरचनाओं से परख कर असुर राजा को जो जानकारी चाहिए थी वह मिल गई और वह अब निगरानी की बजाय तैयारी में था। जो, जैसा विक्रम ने नोट किया, आश्वस्त करने वाला नहीं था, लेकिन शांति वास्तविक थी और उन्होंने इसका उपयोग किया। शाम को, किरण के पुनर्स्थापना सत्रों के बाद जो समूह की साधना अवस्थाओं को कार्यात्मक स्तर पर ले आए थे, अर्जुन और विक्रम आश्रय के किनारे पर एक साथ बैठे, नीचे दुर्ग की रोशनी देखते, छोटी, ठंडी, उस स्थान पर रोशनी की विशिष्ट गुणवत्ता जहां रोशनी कार्यात्मक है न कि स्वागत करने वाली। वे थोड़ी देर चुप रहे। सहज प्रकार का, जब ये खत्म हो जाए, विक्रम ने कहा। हाँ, अर्जुन ने कहा, राठौर नाम, मेरे परिवार का सम्मान। उसने दुर्ग को देखा। मैं मीरा ने जो कहा था उसके बारे में सोच रहा हूँ। न्याय, बदला नहीं, एक पिंजरे और स्वतंत्रता के बीच का अंतर। उसने रुककर कहा, जब ये खत्म हो जाए, मैं जो था उसकी बहाली नहीं चाहता। मैं कुछ नया बनाना चाहता हूँ। किस तरह का नया? विक्रम ने सोचा। साधना प्रणाली, महाअग्नि जो अस्थायी रूप से बहाल करेगी। यहाँ तक कि जब ये समाप्त हो जाए, ये ज्ञान की पूरी एकीकृत प्रणाली मौजूद है कि मानकीकृत संस्करण एक अंश है, वह ज्ञान हर उस साधक में होगा जो पुनर्स्थापना क्षेत्र के भीतर था। उसने अपने वायु निशान को देखा। आप कुछ नहीं जान सकते। साम्राज्य का साधना प्रबंधन इस पर आधारित है कि अधिकांश साधक ये नहीं जानते कि वे क्या नहीं पहुंच पा रहे। महाअग्नि के बाद सूर्यपुरा में राजनीतिक परिदृश्य बदलता है, अर्जुन ने कहा। हाँ, और बदलाव को ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो पुरानी प्रणाली और नई पहुंच दोनों को समझते हों, जो साधकों को उनकी वास्तविक क्षमता की ओर विकसित करने में मदद कर सके बजाय मानकीकृत प्रणाली जो अनुमति देती है। उसने रुककर कहा, यह वह काम है जो मैं कर सकता हूं, जो मैं करना चाहता हूं। अर्जुन ने उसे देखा, उस आदमी को जो इस यात्रा की शुरुआत अपने सीने में बदले की भावना और एक शब्द, विचार करते हुए एक कांटे की तरह धंसा हुआ लेकर आया था। मीरा। विक्रम ने तुरंत जवाब नहीं दिया।
फिर उसने कहा, दक्षिण की ओर खुद के रूप में आओ। मैंने कहा, अब इसका जो भी मतलब हो। उसने रुककर कहा, मुझे लगता है मुझे पता चल रहा है इसका क्या मतलब है। क्या उसे पता है? वह अवलोकनशील है, विक्रम ने कहा। उसे शायद उससे अधिक सटीक पता है जितना मैंने बताया है। अर्जुन एक पल के लिए चुप रहा। फिर, मुझे खुशी है कि तुम आए। विक्रम ने उसे देखा। सीधापन असामान्य था। विक्रम सामान्यतः महत्वपूर्ण चीजें अप्रत्यक्ष रूप से बताता था, शब्दों की बजाय कार्य से। विशेष रूप से, अर्जुन ने कहा, मुझे खुशी है कि यह तुम थे। वायु संबंध वाले किसी और को नहीं। तुम। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा। उसके भाव में कुछ हिला, वह संयत गणना नहीं जो उसका सार्वजनिक चेहरा था, बल्कि उसके नीचे की चीज जिसे यात्रा धीरे धीरे उघाड़ रही थी। वह व्यक्ति जिसके लिए राठौड़ पतन और गिल्ड प्रशिक्षण और पुनर्निर्माण के 7 महीने दबाव डाल रहे थे, ये जाने बिना कि आकार क्या होगी। हाँ, विक्रम ने कहा। शांत, वास्तविक। मैं भी। धूप की रोशनी उनके नीचे जली। चट्टान के आश्रय में चारों निशान चमके, एम्बर, वायु नीला, लहर चांदी, छाया काला, और हवा उस गुणवत्ता के साथ श्रृंखला से गुजरी जो वह ऊंचाई पर होती है। पतली, ठंडी, मैदानी हवा से अधिक जानकारी ले जाती क्योंकि यह अधिक दूरी तय कर चुकी होती है। किरण आश्रय के अंदर से प्रकट हुई। वह बिना किसी औपचारिकता के अर्जुन के बगल में बैठी। कल, उसने कहा। कल, अर्जुन ने सहमति दी। संगम। किरण रुकी। मैं अधूरे संगम के बारे में सोच रही हूँ। पिछली पीढ़ी। चारों में से एक तैयार नहीं था या उपस्थित नहीं था। उसने अपने हाथों को देखा, लहर निशान, तीसरा आयाम, स्थिर। हम सभी यहाँ हैं। चारों। तीसरे आयाम एक साथ। हाँ, मुझे ये कहना है, किरण ने कहा। अगर कल की अनुमति न हो तो। उसने दोनों की ओर देखा, अर्जुन, विक्रम। मैं अपने पूरे जीवन कुछ ऐसा बनने से डरती रही जो नुकसान पहुंचाता है। और इस यात्रा ने मुझे कुछ ऐसा बनाया है जो नुकसान पहुंचा सकती है, और वह रुकी। और मैंने फैसला किया है कि यह ठीक है। कि डर उपयोगी है लेकिन सीमित करने वाला नहीं। कि निशान जानता है कि वह क्या कर रहा है जब मैं नहीं जानती। उसने रुककर कहा, मुझे निशान पर भरोसा है। तुम तीनों पर भरोसा है। असुर राजा ने जो तैयार किया है उसमें चलने के लिए ये काफी है। एक पल की सच्ची शांति। फिर राहु उनके पीछे प्रकट हुआ, शायद कुछ समय से वहां था। छाया स्थान खुद को घोषित नहीं करती। भाई, उसने कहा। यह पहली बार था जब उसने ये शब्द उपयोग किया था। ये चारों के बीच हवा में उस विशिष्ट भार के साथ बैठा जो किसी ऐसी चीज में होता है जो काफी समय से सच रही हो और बस नाम दी गई हो। एक पल के लिए कोई कुछ नहीं बोला। फिर अर्जुन ने कहा, भाई। विक्रम। भाई। किरण। भाई। राहु बैठ गया। उसने दुर्ग को देखा। उसने निशानों को देखा। उसने 3 लोगों को देखा जो 3 महीनों से अकेले रहने के हर कारण के विरुद्ध उसके जीवन ने उसे दिया था। हम सुबह जाते हैं, उसने कहा। हम सुबह जाते हैं, अर्जुन ने सहमति दी। दक्षिणी रात में 4 निशान जले। दुर्ग नीचे इंतजार कर रहा था। और भेलपुर में एक चौराहे की चाय की दुकान से बनती किसी चीज ने अपने सच्चे रूप में जगह ली। 4 साधक निशानों के साथ नहीं। 4 भाई उद्देश्य के साथ। असुर राजा नीचे अंतर जानने वाला था। वे भोर में दुर्ग में प्रवेश किए। देवेंद्र के सैनिकों ने बाहरी परिधि संभाली। उनका काम था बिखरे हुए निर्माणों को निशानों की स्थिति के पीछे फिर से बनने से रोकना, न कि असुर राजा के सीधे प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश करना जहां पारंपरिक सैन्य शक्ति काफी हद तक अप्रभावी होती। सूर्य 4 निशानों के साथ दुर्ग के प्रवेश द्वार तक गए और आगे नहीं। दुर्ग के अंदर का हिस्सा, छाया स्थान की प्रारंभिक जांच के अनुसार, असुर साधना क्षेत्र इतना घना था कि 5वें आयाम की साधना अंदर के 30 मीटर के भीतर टूटने लगती। निशानों का स्थानीय उत्पन्न क्षेत्र, सूर्य ने प्रवेश द्वार पर कहा। ये कितनी दूर तक फैलता है? तीसरे आयाम में, सामान्य परिस्थितियों में शायद 15 फुट, किरण ने कहा। इस वातावरण में, वह रुकी। अज्ञात। निशान अनुकूलित होते रहे हैं। वे सीधे असुर दबाव में अधिक मजबूती से उत्पन्न कर सकते हैं। मैं जब तक क्षेत्र रहे तब तक जाऊंगा, सूर्य ने कहा। आपको नहीं करना है, अर्जुन ने कहा। सूर्य ने उसे देखा। मैं जानता हूं। वे अंदर गए। दुर्ग का भीतरी हिस्सा बाहर से बिल्कुल अलग था। असुर साधना ने जगह को पुनर्गठित किया था, भौतिक रूप से दिखने वाले तरीके से नहीं, गलत बनी इमारत की नाटकीय विकृति नहीं, लेकिन साधना के अर्थ में जगह पूरी तरह अलग थी। यहाँ परिवेश क्षेत्र शक्तिहीन नहीं था। वह पूर्ण था। यह असुर राजा की साधना ऊर्जा थी, उसका विशिष्ट आकर्षण पैटर्न, और ये 30 साल से लगातार यही करते हुए निशानों के स्थानीय उत्पन्न क्षेत्र के विरुद्ध दबाव डाल रहा था। निशानों ने प्रतिरोध किया। चारों संबंध, तीसरे आयाम में स्थानीय उत्पन्न क्षेत्र में मिलकर, कुछ ऐसा बना रहे थे जिसे किरण ने सैद्धांतिक रूप से बताया था और अब सीधे अनुभव कर रही थी। मानकीकरण पूर्व साधना ऊर्जा का एक गोला असुर संतृप्त जगह से गुजरते हुए, 2 प्रणालियां गोले की सीमा पर मिलती हुई असंगति की विशिष्ट गुणवत्ता के साथ। असुर साधना निशानों से पीछे हटी। धीरे धीरे, प्रतिरोध के साथ, लेकिन पीछे हटी। वे राहु के छाया स्थान नेविगेशन का अनुसरण करते हुए दुर्ग से गुजरे। लेआउट पारंपरिक स्थानिक तर्क के लिए समझ से परे, लेकिन तीसरे आयाम के छाया स्थान के लिए पूरी तरह पठनीय, जो चीजों की आकृति को यह महसूस करके जानता था कि वहां क्या नहीं था।
पहला वास्तविक प्रतिरोध दुर्ग के दूसरे स्तर पर आया, निर्माण नहीं कुछ अलग। मानव एजेंट, काला दृष्टि के संचालक, दुर्ग की संरचना में तैनात, असुर संवर्धित युद्ध तकनीकों में प्रशिक्षित। जो अगला हुआ वह योजनाबद्ध नहीं था। समूह के आगे राहु ने छाया स्थान को एक विशिष्ट उपस्थिति दर्ज करते महसूस किया, एक गुणवत्ता जिसे उसने छाया स्थान की साधना संवेदनशीलता से नहीं बल्कि पुरानी, अधिक व्यक्तिगत पहचान से जाना, किसी ऐसे व्यक्ति की विशिष्ट ध्यान की गुणवत्ता से जिससे पहले मिल चुके हों। प्रशांत आगे के गलियारे में था, एक संचालक के रूप में नहीं खड़ा दिखाई देता, उनके आगमन से स्पष्ट रूप से अवगत। उसकी कमर पर एक ब्लेड था और उस व्यक्ति की तरह दिखता था जो एक ऐसे निर्णय पर पहुंचा हो जिसमें समय लगा और आरामदायक नहीं रहा। वह रास्ते से हट गया। आत्मसमर्पण नहीं, भागना नहीं। रास्ते से हटना, किसी ऐसे व्यक्ति का विशिष्ट इशारा जो खुद को उस रास्ते से हटा रहा हो जिसे उसने न रोकने का फैसला किया हो। राहु रुका, पीछे के लोग भी रुके। प्रशांत ने गलियारे के पार राहु को देखा। उसका भाव एक ऐसे पेशेवर का था जिसने सटीक जानकारी संसाधित की हो और निष्कर्ष पर पहुंचा हो। असुर राजा का मानव नेटवर्क 3 घंटे में ढह जाएगा, उसने कहा। वह अंतिम धक्के के लिए अपने सहयोगियों के साधना भंडार पर निर्भर रहा है। व्यवस्था मूल रूप से बताई गई की तुलना में कम पारस्परिक रूप से लाभकारी हो गई है। राहु ने उसे देखा। ज़ारा ने तुम्हें असुर राजा के बारे में बताया। उसने मुझे सटीक जानकारी दी। मैंने अपने लोगों को बताया। मेरे लोगों ने अपनी गणना की। उसने रुककर कहा, हम 43 लोग इस दुर्ग में हैं। हम जा रहे हैं पूर्वी द्वार से, जिसे मैंने साफ कर दिया है। उस तरफ के निर्माण दखल नहीं देंगे। तुम पीछे हट रहे हो, विक्रम ने कहा। मैं जीवित रह रहा हूं, प्रशांत ने कहा, जो हमेशा से परिचालन प्राथमिकता रही है। उसने राहु को एक बार और देखा। नंदग्राम का छाया दौड़ाक, मैं 3 साल से तुम्हारे हितों के विरुद्ध काम करता रहा हूं। आज मैं 43 लोगों को एक ऐसी इमारत से हटा रहा हूं जो युद्ध क्षेत्र बनने वाली है, क्योंकि एक महिला जो केदार साहू के लिए काम करती थी उसने मुझे सच बताया। उसने रुककर कहा, परिचालन ऋण जटिल चीजें होती हैं। वह पीछे मुड़े बिना पूर्वी निकास की ओर उनसे आगे निकल गया। वे केंद्रीय कक्ष की ओर बढ़ते रहे और फिर केंद्रीय कक्ष से पहले के गलियारे में राहु ने अपराध सरगना से मुलाकात की। प्रशांत नहीं, उसके इतिहास का वह दूसरा नाम, नंदग्राम से पहले का, जीवित रहने के नियमों से पहले का, उस पहले साल का जब वह 13 वर्ष का था और अकेला था और दुनिया एक एकल चुनाव तक सिकुड़ गई थी, ये बनो या कुछ नहीं बनो। आदमी का नाम गोपाल था। जब राहु 13 वर्ष का था, वह आदमी था जिसने पहला रोजगार दिया था, जिसने उसे जीवित रहने के नियम, कौशल, ध्यान की विशेष गुणवत्ता सिखाई जो छाया स्थान संवेदनशीलता बनी। जो रोजगार अंततः 4 साल बाद कुछ ऐसा बन गया जिसे उसे छोड़ना था, उस तरह से जैसे कुछ चीजें गायब होकर ही छोड़ी जा सकती हैं। गोपाल अब बड़ा हो गया था, अभी भी खुद को पहचाना जा सकता था। वह गलियारे में असुर संवर्धित क्षमताओं के साथ खड़ा था, उसकी स्थिरता की गुणवत्ता में दिखती उधारी शक्ति की गुणवत्ता जो असुर राजा के भंडार से काफी देर तक खींचते रहने पर दिखने लगती। वह लड़का, गोपाल ने कहा, स्नेह से नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति की विशिष्ट गुणवत्ता से जो किसी चीज को लंबे समय से सोचता रहा हो। राहु रुका। उसके पीछे बाकी लोग मौजूद थे। उसने उन्हें तीसरे आयाम के छाया स्थान से, उनके निशानों से, उनके धागों से महसूस किया। वह जानता था कि अगर उसे जरूरत पड़ी तो वे कार्य करेंगे। वह बराबर जानता था कि यह विशेष चीज उसकी थी। तुम उधारी शक्ति का उपयोग कर रहे हो, राहु ने कहा। क्या हम सब नहीं करते? गोपाल ने कहा। नहीं, राहु ने कहा। कुछ लोगों ने अपनी खोज की। लड़ाई लंबी नहीं थी, यह विशिष्ट थी। असुर संवर्धित ताकत के विरुद्ध छाया स्थान, उधारी क्षमता के विरुद्ध तीसरे आयाम की संयोजक गहराई जो पहले से ही पतली हो रही थी जब प्रशांत की वापसी ने दुर्ग का मानव साधना समर्थन हटा लिया। गोपाल अच्छा था। उसने राहु में वे कौशल प्रशिक्षित किए थे बिना यह इरादा किए कि वह अंततः उनका उपयोग उसके विरुद्ध करेगा, और उसने यह अच्छी तरह किया था। राहु बेहतर था, निशान की वजह से नहीं, हालांकि निशान मौजूद था। संहिता की वजह से, 7 नियम, डरने वाली चीज बनने के जिद्दी, संचित इनकार की वजह से। गोपाल गिरा, मरा नहीं। राहु ने इस दुर्ग में किसी को नहीं मारा था और शुरू करने वाला नहीं था, लेकिन जारी रखने में असमर्थ। उधारी असुर क्षमता पूरी तरह छाया स्थान के तीसरे आयाम के विघटन से काट दी गई। राहु ने उसे एक पल देखा। तुमने मुझे ऐसी चीजें सिखाई जिन्होंने मुझे जीवित रखा, उसने कहा। पढ़ाने ने तुम्हें सही नहीं बनाया, लेकिन मुझे इसका मूल्य याद है। वह गोपाल को गलियारे में छोड़कर केंद्रीय कक्ष के दरवाजे पर बाकी लोगों से मिला। चारों निशान दहके। असुर राजा दूसरी तरफ था। धर्म संकट यहां था। वे जानते थे, निशानों में, साधना वातावरण में, इस पल की विशिष्ट गुणवत्ता में महसूस किया। अर्जुन ने दरवाजे को देखा। एक साथ, उसने कहा। एक साथ, 3 आवाजों ने जवाब दिया। उन्होंने दरवाजा खोला।
कक्ष का दरवाजा पत्थर का था, किले के ऊपरी गलियारों के तराशे हुए पत्थरों जैसा नहीं, जिन्हें इंसानी हाथों ने काटकर, जोड़कर और सील करके बनाया था, बल्कि तटीय पर्वतमाला की प्राकृतिक चट्टान का बना हुआ, जिसके किनारों पर किसी प्राचीन तकनीक से खांचे बने हुए थे, जिससे वह बिना किसी दरार या जोड़ के एक ही टुकड़े की तरह खुलता बंद होता था। जब उन्होंने इसे पाया तो यह खुला हुआ था। राहु सबसे पहले चला। यह कोई निर्णय नहीं था। छाया स्थान बस समूह से आगे बढ़ गया, ठीक उसी तरह जैसे वह हमेशा समूह से आगे बढ़ता था, दूसरों के प्रवेश करने से पहले दहलीज के पार के शून्य को पढ़ रहा था। जो कुछ उसे मिला, उसे देखकर वह रुक गया। कोई खतरा नहीं, तुरंत नहीं। कुछ अजीब सा, परछाई जैसा स्थान कक्ष के भीतर एक ऐसी अनुपस्थिति को महसूस कर रहा था जिसे वह वर्गीकृत नहीं कर पा रहा था। एक ऐसा स्थान जो किसी उपस्थिति के इर्द गिर्द नहीं, बल्कि एक घाव के इर्द गिर्द बना था। मानो किसी ने कमरे को किसी चीज को रखने के लिए नहीं, बल्कि उस घाव को समाहित करने के लिए तराशा हो जो किसी चीज ने छोड़ा था। उन्होंने कहा, अंदर एक व्यक्ति है। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। असुरों का राजा? नहीं, राहु की छाया स्थिति ने इस बारे में स्पष्ट रूप से कहा। एक व्यक्ति जो वहां मौजूद बाकी सब चीजों से अलग है। वह सही शब्द ढूंढते हुए रुका। वहां कुछ बहुत पुराना और बहुत गलत है, और वहां कुछ ऐसा है जो एक पुरुष है। वे दरवाजे से बाहर चले गए। कक्ष गोलाकार और बहुत विशाल था, इतना बड़ा कि प्रवेश गलियारे से वास्तुकला की दृष्टि से संभव नहीं लग रहा था, ठीक वैसे ही जैसे गहरी गुफाएं प्रवेश द्वार से कहीं अधिक विशाल होती हैं। दीवारें पर्वत श्रृंखला के निर्जीव पत्थरों से बनी थीं, जो सदियों से प्रकाश से अछूती सतहों के विशिष्ट गुणों से काली थीं। छत ऊपर के अंधेरे में खो गई थी। फर्श समतल था, जो संभवतः बहुत पहले पानी से घिसकर चिकना हो गया था, उस समय से पहले जब असुर साधना ने इस चट्टान और इसके ऊपर की दुनिया के बीच के मूलभूत संबंध को बदल दिया था। कक्ष में प्रकाश दीवारों से ही आ रहा था, एक ठंडी, धुंधली चमक जो गुफा के खनिजों की प्राकृतिक फॉस्फोरस चमक नहीं थी। यह असुर साधना की ऊर्जा थी, जो पत्थर में अवशिष्ट थी, 30 वर्षों से संचित एक रेखाचित्र का परिणाम जिसने उस पदार्थ को इस प्रकार समाहित कर लिया था जैसे कपड़ा रंग को धारण करता है। कक्ष के फर्श के बीचों बीच एक आदमी। उसे जंजीरों से बांधा गया था। किसी कैदी की तरह नहीं, न कलाई और टखनों पर लोहे की हथकड़ियां, न ही किसी काल कोठरी की खुरदरी धातु। उसे जकड़ने वाली जंजीरें दीवारों के समान ही सजीव पत्थर थीं, जो जड़ों की तरह जमीन से उगी थीं और भूवैज्ञानिक काल की धीरजमय स्थिरता के साथ उसकी कलाई, गर्दन और टखनों के चारों ओर लिपटी हुई थीं। निशानों की मिली जुली संवेदनशीलता से पता चलता था कि वह यहाँ 30 वर्षों से कहीं अधिक समय से था। 300 वर्षों से कहीं अधिक समय से। वह इतने बूढ़े हो चुके थे कि उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उनका चेहरा किसी ऐसे व्यक्ति का चेहरा था जिसका शारीरिक गठन केवल साधना के बल पर ही कायम रहा हो। मूल विशेषताएं अभी भी मौजूद थीं, मानवीय रूप से पहचानी जा सकती थीं, लेकिन इतनी संरक्षित थीं कि अब संरक्षण स्वाभाविक नहीं लगता था। उन्होंने राख से सने वस्त्र पहने थे जो कभी सफेद थे। उनके सीने पर ब्राह्मण का पवित्र धागा मुश्किल से दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं। उसने उन्हें ऐसे भाव से देखा जैसे वह किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहा हो जिसके आने की उसे निश्चितता न हो। 4, उसने कहा। उसकी आवाज में ऐसा भाव था मानो वह बहुत लंबे समय से स्थिर रहा हो और बड़ी मुश्किल से चलने का तरीका याद कर रहा हो। और सभी मौजूद हैं। मुझे लगने लगा था कि यह मेरे समय में नहीं होगा। उसने उनके हाथों पर बने निशानों को देखा। मेरा मतलब आपके समय से है। मेरे पास तो बहुत समय था। अर्जुन आगे बढ़ा। ज्वाला का गुच्छा धधक रहा था, सामान्य परिस्थितियों में मिलने वाली स्थिर गर्माहट नहीं, बल्कि साधना से संबंधित किसी महत्वपूर्ण वस्तु के निकट आने पर उत्पन्न होने वाली सक्रिय, प्रखरता हुई तीव्रता। तुम कौन हो? वह व्यक्ति कुछ पल के लिए जमीन की ओर देखने लगा। उसने कहा, मेरा नाम सोमदेव था। मैं ब्रह्मऋषि परंपरा का छात्र था। हम कई सदियों पहले एक विशेष खोज में लगे हुए थे। हमारा मानना था कि संसार की साधना शक्ति ही अस्तित्व की सीमा नहीं है, कि आसक्तियों से परे, उनसे पहले भी कुछ है, और उसे प्राप्त किया जा सकता है और उसका उपयोग किया जा सकता है। वह रुका। हम उस ऊर्जा के अस्तित्व के बारे में गलत नहीं थे। हम अपने दृष्टिकोण को लेकर पूरी तरह गलत थे। किरण पहले से ही उसे पढ़ रही थी, उसकी पैनी नजर प्राचीन आकृति की ओर सावधानीपूर्वक बढ़ता जल संबंधी भाव। उसे जो मार्ग मिले, वे अपनी जटिलता और विनाश में असाधारण थे। एक ऐसा साधक जिसकी मौलिक गहराई अपार थी, जिसकी साधना संरचना सदियों से आंशिक रूप से नष्ट हो चुकी थी और आंशिक रूप से अपनी ही संरचना में कैद थी। किरण ने धीमी आवाज में कहा, हवन कुंड। बूढ़े आदमी की निगाहें उसकी ओर घूमी। तुम्हें इसके बारे में पता है? किरण ने कहा, हमें परिणाम तो पता है, लेकिन प्रक्रिया नहीं। सोमदेव ने दूर की दीवार की ओर देखा। ठंडी असुर रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी। उन्होंने कहा, हमने एक अग्निवेदी बनाई। इसका डिजाइन हमारा अपना था, इसमें किसी भी पूर्व परंपरा का कोई अंश नहीं था, जो स्वयं हमारी पहली गलती थी। हमने पूर्व परंपराओं का उपयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारा मानना था कि पूर्व परंपराओं ने उपलब्ध सीमाओं को पहले ही खोज लिया था। हम उससे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। वे एक क्षण के लिए चुप रहे। हमने जो अग्नि उत्पन्न की वह साधना की अग्नि नहीं थी।
यह आत्मीयता ऊर्जा की परत के नीचे विद्यमान थी, वास्तविक आधार, मूल ऊर्जा, जैसा कि हमने सिद्धांत दिया था। ये वेदी से धुएं के रूप में निकली। काला धुआं, गर्म नहीं बल्कि ठंडा, और यह ऐसे गतिमान था मानो इसका कोई निश्चित उद्देश्य हो। विक्रम ने कहा, चेतना के साथ अंधकार। सोमदेव ने कहा, एक चेतना जिसका कभी कोई रूप नहीं था। एक विशाल चेतना, बिना शरीर, बिना नाम के, जो किसी भी साधक के उस परत को छूने से पहले ही संसार के आधार में विद्यमान थी, और जिसने हमारी वेदी से निकले धुएं में ऊपर के संसार में, उस परत में प्रवेश पाया जहां भौतिक वस्तुएं विद्यमान हैं। उन्होंने अपनी जंजीरों की ओर देखा। इसे एक पात्र की आवश्यकता थी। कोई ऐसी वस्तु जिसके माध्यम से यह भौतिक परत में स्वयं को स्थिर कर सके। कोई ऐसी वस्तु जिसमें इतनी साधना की गहराई हो कि वह अपने साथ लाई गई वस्तु को धारण कर सके। कमरा एकदम शांत था। तुम वहां थे, अर्जुन ने कहा। सोमदेव ने कहा, जब धुआं आया तब मैं वेदी के सबसे करीब खड़ा था। समूह में मेरी साधना सबसे गहरी थी। धुआं मुझ पर ही केंद्रित था। उन्होंने अपने हाथों को देखा, पत्थर से लिपटे हुए प्राचीन हाथ। उसके बाद जो हुआ उसका पूरा वर्णन नहीं है, क्योंकि उस दौरान मैं काफी हद तक होश में नहीं था। मुझे धुआं अंदर आते हुए याद है। मुझे उसकी ठंडक याद है। मुझे अनुष्ठान मंडल में खड़े मेरे भाइयों को डर कर पीछे हटते हुए याद है, और फिर मुझे बहुत देर तक कुछ याद नहीं रहा। जब मुझे फिर से होश आया, आंशिक रूप से, रुक रुक कर, जैसे तेज बुखार में कभी कभी किसी को होश आता है, तब मैं अपने शरीर में अकेला नहीं था। वेदी से आया अंधकार मुझ में समा गया था, और वह जो कुछ भी पा रहा था, उसका उपयोग कर रहा था। असुरों का राजा, राहु ने कहा। यही तो बन गया, सोमदेव ने कहा। अंधकार, मेरी साधना के माध्यम से काम करते हुए, मेरी आत्मीयता संरचना के जरिए संसार की ऊर्जा को सोखते हुए, सदियों से स्वयं को उस सत्ता में ढालता गया जो इस कक्ष के सुदूर छोर पर दीवार के पीछे खड़ी है। वे रुके। मैं वही हूं जो मेरा बचा हुआ अंश हूं। यहां उन मुहरों द्वारा जकड़ा हुआ हूं जो मेरे भाइयों ने उन्हें नष्ट करने से पहले लगाई थी। मुझ में इतना अंश बचा है कि मैं सचेत रह सकूं, लेकिन इतना नहीं कि उस चेतना का उपयोग करके कुछ कर सकूं। उन्होंने चिन्हों को देखा। अब तक तुम मुहरें लगने के बाद इस कक्ष तक पहुंचने वाले पहले साधक हो। तुम पहले ऐसे साधक हो जिनमें वह करने के लिए पर्याप्त साधना गहराई है जो आवश्यक है। उसने पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, छाया, अंतरिक्ष, इन सभी को उस पहचान की दृष्टि से देखा जैसे कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट संयोजन की प्रतीक्षा कर रहा हो और अंततः उसे देख रहा हो। तुम्हें चले जाना चाहिए, उसने कहा। मैं तुम्हें यही बताने जा रहा हूं, क्योंकि तुम यहां ये सोचकर आए हो कि इस कक्ष में जो कुछ भी है उसे हराया जा सकता है, और मैं चाहता हूं कि तुम समझ लो कि इस कक्ष में जो कुछ भी है वह वैसा नहीं है जैसा तुम समझते हो। यह कोई साधक नहीं है जिसने साधना के माध्यम से शक्ति प्राप्त की हो। यह ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे काटा, जलाया या बिखेरा जा सके। यह एक चेतना है जिसने सदियों तक साधना प्रणाली की संपूर्ण संरचना को इसके भीतर रहकर सीखा है, और यह उस ज्ञान का उपयोग तुम्हारे विरुद्ध इतनी सटीकता से करेगी कि। पत्थर का दरवाजा बंद हो गया। यह कोई तेज आवाज नहीं थी। खांचेदार किनारे एक दूसरे से टकराए, चट्टान के टकराने की धीमी, स्वाभाविक ध्वनि के साथ, और फिर वह बंद हो गया, ठीक वैसे ही जैसे धरती उस दरार को बंद कर देती है जिसे कभी खुलना ही नहीं चाहिए था। सोमदेव ने बोलना बंद कर दिया। उन्होंने आंखें मूंद लीं। उन्होंने कहा, ये सुन रहा था। मैं माफी मांगता हूं। मुझे जल्दी बोलना चाहिए था। कक्ष की दूर वाली दीवार फट गई। ये दीवार से ऐसे गुजरा जैसे पानी पत्थर की दरार से गुजरता है, सतह को तोड़ता नहीं, बल्कि उसके भीतर की जगह को खोजता है, उसे भरता है, उसमें समा जाता है। पत्थर चकनाचूर नहीं हुआ, उसने बस प्रतिरोध करना बंद कर दिया, और उसके पीछे जो था वह प्रकट हो गया। असुर राजा का कोई चेहरा नहीं था। ज्वालागांठ की प्रचंड चेतावनी से अर्जुन को सबसे पहले यही बात समझ में आई, यह नहीं कि उनके सामने खड़ी आकृति भयानक थी, बल्कि यह कि वह एक खास तरह से विकृत थी, क्योंकि उसने शरीर के उद्देश्य को समझे बिना ही उपलब्ध सामग्रियों से अपना भौतिक रूप बना लिया था। वह लंबी थी, बहुत लंबी, लगभग एक विशालकाय आदमी की ऊंचाई से दोगुनी, और इतनी चौड़ी थी जैसे उस पर कंकाल की सामान्य सीमाएं न बंधी हों। त्वचा, अगर उसे त्वचा कहा जा सकता है, तो मृत मांस के विशिष्ट भूरे रंग की थी जो अपनी प्राकृतिक अवधि से अधिक समय तक जुड़ी रही हो, और निशानों की संयुक्त संवेदनशीलता ने यह स्पष्ट रूप से बता दिया कि वह किस चीज से बनी थी। न उगाई गई, न विकसित की गई, न रूपांतरित की गई, बस बनाई गई। परतों पर परतें, घुलती और फिर से बनती हुई, उनकी साधना ऊर्जा निकाली गई और शेष पदार्थ को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया गया। हाथ बहुत लंबे थे, उंगलियां बहुत अधिक थीं। छाती की गुहा एक ऐसी सांस लेने की लय के साथ हिल रही थी जो किसी भी प्राकृतिक श्वसन पैटर्न से मेल नहीं खाती थी, क्योंकि उसके अंदर फेफड़े नहीं थे। कंधों के पीछे पंख, वे पक्षियों के पंखों की तरह चमगादड़ के पंख नहीं थे, न ही झिल्ली से ढकी कंकाल जैसी संरचनाएं। वे कुछ इस तरह थे मानो उड़ान की अवधारणा को केवल उसके परिणाम से समझा गया हो, न कि उसकी क्रियाविधि से। विशाल, गहरे रंग के, जिनकी आंतरिक संरचना में असुरों की ठंडी चमक दिखाई देती थी, किसी भौतिक शरीर के विस्तार की बजाय, वे एकत्रित अंधकार की तरह थे जिसे पंखों का आकार दिया गया हो।
और निचले जबड़े पर, नीचे और बाहर की ओर 2 लंबे वक्रों में फैली हुई, न तो दाढ़ी, न ही कोई उभार, बल्कि कुछ ऐसा जिसमें संवेदी अंगों के गुण थे जिन्हें गलती से सौंदर्यपूर्ण विशेषता के रूप में प्रस्तुत किया गया था। 2 लंबे काले तंतु जो कक्ष की ठंडी हवा में उन चीजों की धीमी, जानबूझकर गति से हिल रहे थे जो इसे पढ़ रही थीं। इसने चारों अंकों की जांच की। ये बोला नहीं। सदियों से दुनिया में मौजूद चेतना ने शायद कभी ये तय नहीं किया था कि बोलना सार्थक है। अर्जुन ने महसूस किया कि असुरों का जनन क्षेत्र तत्काल दबाव में है। असुर साधना चारों शक्तियों के संयुक्त क्षेत्र पर ऐसा दबाव डाल रही थी जो तीनों संरचनाओं, निर्जीव वातावरण और काल दृष्टि के अभ्यासों में उनके द्वारा अनुभव की गई किसी भी चीज से बिल्कुल अलग था। यह कोई कृत्रिम चीज नहीं थी। किले में पहली बार प्रवेश करते समय असुरों ने भी ऐसा अनुभव नहीं किया था। यही स्रोत था। उन्होंने कहा, साथ मिलकर। हमारे पास जो कुछ भी है, साथ मिलकर। शुरुआती मिनटों में कोई लड़ाई नहीं हुई। वे तीसरे लोक और उनके सामने मौजूद वास्तविकता के बीच की दूरी का एक उदाहरण थे। अर्जुन ने पृथ्वी अग्नि को आगे बढ़ाया, पूरी भूवैज्ञानिक गहराई तक, तृतीय लोक के उस दबाव तक जिसने तटीय संरचनाओं में बनी विकृत संरचनाओं को तोड़ दिया था और उनके सामने आए हर असुर रूप को पीछे धकेल दिया था। यह असुर राजा के क्षेत्र से टकराए और उसमें समा गई। न तो इसका विरोध हुआ, न ही यह मुड़ी। यह उसी तरह समा गई जैसे मिट्टी पानी सोख लेती है, ऊर्जा को ग्रहण कर लेती है और कुछ भी वापस नहीं देती। विक्रम ने छाया क्षेत्र द्वारा चिन्हित कोनों से हवा भेजी, वे विघटनकारी पैटर्न जिन्होंने हर युद्ध में असुरों के समन्वय को भंग कर दिया था। वायु संबंधी तृतीय लोक की सटीकता किसी भी संरचना में मौजूद कमियों को खोज निकालती थी। असुर राजा में कोई कमी नहीं थी। वह कोई संरचना नहीं थी। हवा ने उसकी सतह को खोज निकाला और उस पर से गुजरी, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ, क्योंकि भीतर से विकसित हुई एक चेतना, जो साधना प्रणाली के भीतर से उत्पन्न हुई थी, वायु संबंधी विघटन के हर सिद्धांत को जानती थी और उसने स्वयं को उनके विरुद्ध संरचित कर लिया था। किरण ने जल संबंधी क्षमता की नैदानिक पहुंच का उपयोग करते हुए भौतिक स्वरूप को बनाए रखने वाले साधना मार्गों की खोज की और उस संरचना को खोजने का प्रयास किया जिसे ध्रुव की संरचना की तरह बाधित किया जा सके। उसे जो मिला वह कोई व्यवधान मार्ग नहीं था। यह एक उल्टा था। असुर राजा की साधना संरचना किसी भी प्राकृतिक साधना संरचना के विपरीत दिशा में चलती थी, जो बाहर की ओर प्रवाह करने के बजाय भीतर की ओर प्रवाह करती थी, और बाहर से इसे बाधित करने का हर प्रयास इसके प्रवाह को रोकने के बजाय और मजबूत करता था। राहु ने पूर्ण एकाग्रता से छाया क्षेत्र का अध्ययन किया और चेतना के मूल सूत्र को खोज निकाला, शरीर को नहीं, जो केवल एक माध्यम था, बल्कि उस चेतना को, जो उसे जीवंत करती थी। तृतीय लोक का छाया क्षेत्र इस संबंध को समझ सकता था। चेतना का कोई संबंध नहीं था। ये संसार से उस प्रकार नहीं जुड़ी थी जिस प्रकार चिन्ह जुड़े थे। ये संसार में उस प्रकार विद्यमान थी जैसे कोई परजीवी किसी मेजबान पर विद्यमान होता है, उपस्थित, पोषण प्राप्त करती हुई, लेकिन उसका हिस्सा नहीं। असुर राजा हिल गया। इसके बाद जो कुछ हुआ, उसे तकनीक के संदर्भ में बयान नहीं किया जा सकता था, न उस तरह से जैसे उन 3 संरचनाओं का वर्णन किया गया था, न ही उस तरह से जैसे गलियारे में गोपाल का वर्णन किया गया था। भौतिक रूप किसी युद्धरत साधक की गति से नहीं चल रहा था। वह उस अधिकार के साथ चल रहा था मानो वह उस साधना के आधार को, जिस पर वे चारों चिन्ह संचालित होते थे, उन चारों चिन्हों से भी बेहतर समझता हो, और उस समझ का उपयोग आक्रमण आने से पहले ही हमले के हर कोण पर कब्जा करने के लिए कर रहा हो। अर्जुन पहले गया। ये प्रभाव शारीरिक नहीं था। असुर राजा ने अपने पूर्ण शरीर से उस पर प्रहार नहीं किया। इसने साधना की परत के माध्यम से प्रहार किया। एक खिंचाव वाला दबाव, स्थानीयकृत और सटीक, जो ज्वाला गांठ को इस विशिष्ट गुण से खींच रहा था मानो वह जानता हो कि किसी चिन्ह का जुड़ाव किस प्रकार स्थापित है और उस जुड़ाव को हटाने का प्रयास कर रहा हो। ये दर्द उस विशेष प्रकार का दर्द था जो उस चीज का था जिसे पहले कभी दर्द नहीं हुआ था और जिसे अब झुकने के लिए कहा जा रहा था। वह एक घुटने पर बैठ गया। विक्रम वायु क्षेत्र को बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, समूह की युद्ध पद्धति के लिए आवश्यक आवरण, और पृथ्वी अग्नि के प्रभावी होने के लिए सुरक्षित कोण। असुर राजा ने वायु संबंधी आवरण पैटर्न को पहचान लिया और उनके बीच से आगे बढ़ा, उन्हें तोड़े बिना बल्कि उनके चारों ओर से रास्ता बनाते हुए, एक ऐसे धैर्य के साथ जिससे ये स्पष्ट हो गया कि पैटर्न पर्याप्त नहीं थे। वायु का सामना एक ऐसी चीज से हुआ जिसे सदियों से इस तरह बनाया गया था कि वायु उस पर कोई प्रभाव न डाल सके। दूसरे झटके से विक्रम गिर पड़ा। किरण पीछे हट गई। युद्ध की स्थिति में जब उपचारक की आक्रामक शक्तियों से योगदान देने की क्षमता समाप्त हो जाती है, तो वह स्वाभाविक रूप से समूह की स्थिति में लौट आती है और जल संबंधी शक्ति को पुनर्स्थापना क्षेत्र के रूप में विस्तारित करती है। असुर राजा के दबाव में चिन्हों का निर्माण क्षेत्र सिकुड़ रहा था। किले में प्रवेश करने के बाद से जो स्थानीय क्षेत्र उनकी रक्षा कर रहा था, वह अंदर की ओर धकेला जा रहा था। असुर साधना का वातावरण उनके चारों ओर के स्थान को इंच इंच करके अपने कब्जे में ले रहा था। राहु पीछे नहीं हटा, वह और गहराई में चला गया। तीसरे लोक की छाया अवस्था अपने भीतर समाहित होकर कक्ष में प्रवेश कर गई। संबद्धता की उस रात से विकसित हो रही सारी गहराई, शून्य जागरूकता, जो असुर राजा की चेतना में किसी ऐसी चीज को खोजने का प्रयास कर रही थी जिसे ग्रहण किया जा सके, समझा जा सके और प्रभावित किया जा सके। छाया अवस्था रूपों के बीच के स्थान में विद्यमान किसी भी चीज को पढ़ सकती थी।
असुर राजा की चेतना रूपों के बीच के स्थान में विद्यमान थी। एक क्षण आया, एक वास्तविक क्षण, जब दोनों चीजें स्पर्श हुईं। उस क्षण राहु को जो मिला वह कोई कमजोरी नहीं थी, ये सूचना थी। असुर राजा के शरीर में चेतना बलवान नहीं थी, बल्कि विशाल थी। यह अंतर महत्वपूर्ण और विनाशकारी था। इसकी शक्ति इसकी अपनी गहराई से नहीं, बल्कि सदियों से इसने जो कुछ भी आत्मसात किया था, उसकी गहराई से आती थी, और इस आत्मसात की कोई सीमा नहीं थी जिसे चारों लक्षणों के संयुक्त तृतीय लोक पार कर सकें। वे इससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकते थे। वे इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसके प्रति उनके द्वारा उत्पन्न प्रत्येक ऊर्जा इसके लिए एक पदार्थ बन जाती थी जिससे यह ऊर्जा ग्रहण करता था। परछाई वाला स्थान पीछे हट गया। असुर राजा के पंख फैल गए, उड़ान भरने के लिए नहीं, किसी भौतिक उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि साधना के उस रूप में जो क्रियात्मक क्षेत्र का विस्तार करने के समान है। उनके भीतर की ठंडी असुर ज्योति प्रज्वलित हुई, और चिन्हों के निर्माण क्षेत्र पर दबाव दोगुना हो गया। वे चारों जमीन पर पड़े हुए थे। अर्जुन एक हाथ कक्ष के फर्श पर टिकाए, निशान धधक रहा था और खिंचाव के दबाव से जूझ रहा था। विक्रम दूर की दीवार के सहारे खड़ा था। वायु संबंधी ऊर्जा आंतरिक रूप से प्रवाहित हो रही थी, क्योंकि अब उसके बाहर की ओर कार्य करने के लिए पर्याप्त बाहरी स्थान नहीं बचा था। किरण उनके बीच में थी। जल संबंधी ऊर्जा तृतीय लोक की सारी शक्ति के साथ सृजन क्षेत्र में प्रवाहित हो रही थी, उस क्षेत्र को बनाए रखने का प्रयास कर रही थी जो असुरों द्वारा खींची गई ऊर्जा को सीधे निशानों तक पहुंचने से रोक रहा था। केंद्र में स्थित राहु चेतना को अपनी ओर बढ़ते हुए देख रहा है। अंक असफल नहीं हो रहे थे। अंक परिणाम उत्पन्न कर रहे थे, लेकिन केवल परिणाम उत्पन्न करना पर्याप्त नहीं था, क्योंकि जिस चीज के विरुद्ध परिणाम उत्पन्न किए जा रहे थे, उसे ही मूल रूप से परिणाम उत्पन्न करने को आत्मसात करने के लिए बनाया गया था। पिछली पीढ़ी का अधूरा संगम अर्जुन के मन में गूंज रहा था। इस तरह की जमीन पर बने चार निशान, वह प्रयास जिसकी कीमत उनमें से एक को सब कुछ खोकर चुकानी पड़ी थी। छाया जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। अधूरापन। उसने सोचा, हम सब यहाँ हैं। हम चारों, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसने सोचा, जुड़ाव होना ही पर्याप्तता नहीं है। सोमदेव ने अपनी आंखें खोलीं। दरवाजा बंद होने के बाद से ही वह एक विशिष्ट भाव से देख रहा था, मानो वह किसी ऐसी चीज का साक्षी हो जिस पर उसका कोई नियंत्रण न हो और जिसे देखने का वह बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा हो। निशानों की लड़ाई, उनके अस्तित्व और कक्ष में छिपी वास्तविकता के बीच का अंतर, धीरे धीरे जमीन तक पहुंचते हुए। उन्हें पहले से ही पता था कि इसका क्या नतीजा होगा। वह 200 वर्षों से इस बात की गणना कर रहा था कि इस क्षण के लिए सही प्रतिक्रिया क्या होगी। ये प्रतिक्रिया सूक्ष्म नहीं थी। ये चतुराई भरी नहीं थी। ऐसी कोई रणनीति नहीं थी जो तीसरे लोक और 3 शताब्दियों के संचित उपभोग के बीच की खाई को पाट सके। उस खाई को पाटने का केवल एक ही तरीका था। उसने अपनी जंजीरों की ओर देखा। उसने अपने हाथों को देखा। वे हाथ जो वेदी के सबसे करीब खड़े थे, वे माध्यम थे जिनके द्वारा अंधकार प्रवेश करता था। वे हाथ जिन्होंने 200 वर्षों तक एक पूरी सभ्यता के विनाश के अपराध को ढोया था, जो अपने ही शरीर में कैद व्यक्ति के लिए उपलब्ध प्रायश्चित का एकमात्र रूप था। उसने जमीन पर बने निशानों को देखा। उसने हवन कुंड के बारे में सोचा, वेदी के बारे में, काले धुएं के बारे में और उस संपर्क के क्षण के बारे में। अपने भाइयों के भयभीत होकर पीछे हटने के बारे में और उनके साथ जो हुआ था उसके बारे में। शहरों के बारे में, दशकों से उजाड़ हो चुके खेतों के बारे में, पात्र होने की विशिष्ट जिम्मेदारी के बारे में। उसने सोचा, अंधेरा मेरे माध्यम से प्रवेश कर गया। उसने सोचा, जो मेरे माध्यम से प्रवेश करता है, उसका सामना मेरे भीतर मौजूद चीज से किया जा सकता है। उसने सोचा, मैंने अपने भीतर जो कुछ भी है उसे 200 वर्षों से ठीक इसी उद्देश्य के लिए सहेज कर रखा है। जंजीरें पत्थर की थीं। पत्थर साधना ऊर्जा को उसी प्रकार ग्रहण करता था जैसे सभी पदार्थ ग्रहण करते हैं, धैर्यपूर्वक और इस बात की परवाह किए बिना कि ऊर्जा किसके पास है। सोमदेव ने 200 वर्षों तक अपनी ही जंजीरों की सटीक संरचना, उनकी एकजुटता बनाए रखने वाले विशिष्ट साधना पैटर्न का अध्ययन किया था, जिसका एकमात्र उद्देश्य उसे समझना था, क्योंकि किसी चीज को पुनर्तः और बिना किसी शेष के समझना ही उनके लिए एकमात्र उपलब्ध क्रिया थी। वह जंजीरों को समझ गया था। उन्होंने अपने चैनल खोल दिए। ये किसी साधक द्वारा संयमित और संयमित तरीके से अपने भीतर की भावनाओं को प्रकट करने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह पूर्ण प्रकटीकरण है साधना के प्रत्येक मार्ग का, आत्मीयता संरचना की प्रत्येक गहराई का, जिसे सदियों के स्थिर अभ्यास ने उन दिशाओं में विकसित किया है जिन्हें दृश्य जगत ने कभी नहीं देखा, मूल ब्रह्मऋषि परंपरा की प्रत्येक परत का, जिसे 200 वर्षों के पत्थर के कक्ष में चिंतन ने परिष्कृत करके ऐसी वस्तु में बदल दिया है जिसका अभिव्यक्ति का एकमात्र स्थान भीतर ही है। जंजीरें टूट गईं, शारीरिक बल से नहीं, बल्कि उस ऊर्जा से जो 200 वर्षों से दबी हुई थी और अब दबी रहने का विकल्प नहीं चुन रही थी। अर्जुन ने ज्वाला गांठ के माध्यम से इसे महसूस किया, न कोई आक्रमण, न कोई असुरीय घटना। असुरीयता के बिल्कुल विपरीत एक सृजनात्मक स्पंदन, साधना ऊर्जा का एक शुद्ध बाह्य प्रवाह जिसमें कोई खींचने वाला तत्व नहीं, कोई उपभोग नहीं, कोई दावा नहीं। कुछ ऐसा जो दूसरे के लिए बस विद्यमान था, बिना किसी शेष के। उन्होंने सोमदेव की ओर देखा। बूढ़ा आदमी खड़ा था,
टूटी फूटी और ढीली जंजीरें उसकी कलाई से टुकड़ों में गिर गईं। उसकी गर्दन को थामे हुए पत्थर का टुकड़ा टूटकर अलग हो गया। वह अपने वस्त्रों की राख में लिपटा हुआ कक्ष में खड़ा था, मानो उसने कोई ऐसा निर्णय ले लिया हो जिसका कोई दूसरा विकल्प न हो और वह उस निर्णय की पूर्णता से संतुष्ट हो। असुर राजा मुड़ा। इसे समझ आ गया था कि क्या हो रहा है। एकत्रित शरीर में मौजूद चेतना सोमदेव को तब से जानती थी जब से वह उस शरीर में थी, मूल शरीर को जानती थी, उसे उसी संरचना में समाहित महसूस करती थी जिसमें वह निवास करती थी, और उस व्यक्ति के बचे हुए अंश से हमेशा अवगत थी जिसे उसने विस्थापित किया था। इसने उन निशानों से इस विशिष्ट ध्यान से मुंह मोड़ लिया जैसे किसी ने वास्तविक खतरे को पहचान लिया हो। सोमदेव ने उसे देखा। मैंने तुम्हें इस दुनिया में लाया, उसने कहा। उसकी आवाज अब अलग थी। 200 वर्षों की खामोशी गायब हो गई थी। उसकी जगह उस व्यक्ति की विशिष्ट भावना थी जिसके पास सहेजने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। यही हिसाब मैं जन्म से रखता आ रहा हूं। मेरे भाइयों ने तुम्हें सील किया क्योंकि मैं नहीं कर सका, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर था। वह रुका। मैं तुम्हारे भीतर था और तुम मेरे भीतर थी, और हम 200 वर्षों से इस कक्ष में साथ रहे हैं, और मैं तुम्हें पूरी तरह जानता हूं। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी चीज को तभी जानते हैं जब वह आपके हर हिस्से में समा जाती है। असुर राजा उसकी ओर बढ़ा। सोमदेव ने कहा, मैं उस स्थान को जानता हूं जहां अंधकार प्रकाश से मिलता है। मैं इसे इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं 200 वर्षों से इन दोनों के बीच की सीमा रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम किस चीज से बने हो। मैं जानता हूं कि मैं किस चीज से बना हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि मैं जिस चीज से बना हूं, वह तुम्हारी सबसे गहरी परत में उससे कहीं अधिक प्राचीन है। उसने चारों निशानों को देखा। उन्होंने कहा, जब यह आप तक पहुंचे तो इसका इस्तेमाल करें। इसका पूरा इस्तेमाल करें। आपके पास ज्यादा समय नहीं होगा। उसने असुर राजा को देखा। उसका विशाल, सुगठित रूप, पंखों जैसी संरचनाएं, ठंडी हवा को महसूस करते हुए उसके तंतु। उन्होंने आंखें मूंद लीं, और उसने खुद को पूरी तरह से खोल दिया। यह कोई विस्फोट नहीं था। एक विस्फोट केंद्र से बाहर की ओर फैलता है और फैलते फैलते विलीन हो जाता है। सोमदेव ने जो ऊर्जा उत्सर्जित की, वह विलीन नहीं हुई। ये साधना के उस भंडार की संपूर्ण सामग्री थी जो 200 वर्षों से उस विशिष्ट परिस्थिति में भर रही थी, जिसमें साधना के अलावा और कुछ करने को नहीं था और जिसके पास अपने मूल स्वरूप की सबसे गहरी परत के अलावा और कुछ नहीं था। ब्रह्मऋषि परंपरा का परम मूल, वह पूर्व संबंधी आधारभूत ऊर्जा जिसे हवन कुंड के माध्यम से प्राप्त करने के लिए बनाया गया था और जिसे सोमदेव ने 200 वर्षों तक अनजाने में उस अंधकार के निकट रहकर, जो उससे होकर आया था, भीतर से पार करना सीख लिया था। वह प्रकाश उससे इस प्रकार बाहर की ओर फैल रहा था जैसे किसी ढके हुए दीपक से प्रकाश निकलता है और फिर उसे खोल दिया जाता है। यह कोई नया प्रकाश नहीं था, बल्कि वह प्रकाश था जो हमेशा से मौजूद था और अब उसे बाहर आने की अनुमति मिल गई थी। असुर राजा ने इसे सीधे ग्रहण कर लिया। चेतना सोमदेव की ओर बढ़ रही थी और मुक्ति ने उसे पूर्ण रूप से ग्रहण कर लिया। मूल प्रकाश साधना से प्राप्त अंधकार से मिला, और एक क्षण के लिए, जिसे अर्जुन बाद में वर्णित नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके लिए साधना की कोई श्रेणियां नहीं थीं, दोनों चीजें एक ही स्थान पर व्याप्त हो गईं। सोमदेव का भौतिक शरीर विलीन हो गया। नष्ट नहीं हुआ, बल्कि विलीन हो गया, ठीक वैसे ही जैसे बर्फ के ठोस होने की परिस्थितियां हट जाने पर वह पिघल जाती है। 200 वर्षों से उसे भौतिक रूप में धारण किए हुए असुर साधना का बंधन था। जब बंधन मुक्त हुआ तो बंधन समाप्त हो गया, और जो कुछ भी उसमें समाहित था वह बस कुछ और बन गया। कक्ष में, साधना क्षेत्र में उपस्थित, लेकिन अब उसे शरीर की आवश्यकता नहीं थी। असुर राजा लड़खड़ा गया। जब से वे उस कक्ष में प्रवेश कर चुके थे, तब से पहली बार ऐसा हुआ था कि वह अपने कार्यों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। और सोमदेव द्वारा मुक्त की गई ऊर्जा, ब्रह्मऋषि मूल की 200 वर्षों की साधना, पूर्व संबंधी आधार, मूल स्रोत ने चारों लक्षणों को प्रकट किया। ये चारों स्थानों पर एक साथ पहुंचा। अर्जुन ने ज्वाला गांठ में इसके प्रवेश को उसी प्रकार महसूस किया जैसे भूगर्भीय संवेदनशीलता भूमिगत जलस्तर को महसूस करती है, नीचे से, गहराई से, किसी ऐसी चीज से जो हमेशा से मौजूद थी लेकिन जिसे प्राप्त करने के लिए सही उपकरण की आवश्यकता थी। ये तृतीय लोक के आगमन जैसा नहीं था, जो एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी, एक ऐसी गहराई थी जहां तक पहुंचा जा सकता था। ये कुछ ऐसा था जो तृतीय लोक की श्रेणियों से पहले अस्तित्व में था, आत्मीयता प्रणाली से भी पहले। ज्वाला गांठ एक ऐसे रंग में धधक उठी जिसका नाम वह नहीं जानता था। उसने अपने भाइयों की ओर देखा। विक्रम खड़ा था। हवा का निशान उसी अज्ञात गहराई से धधक रहा था। हवा का वह जुड़ाव जिसे उस आधार तक पहुंच प्राप्त थी जहां से वह प्रवाहित होती थी, वह मूल गति जिससे सभी हवाएं उत्पन्न होती थीं। किरण का तरंग निशान भी वैसा ही था। जल का वह जुड़ाव जो अपने स्रोत, प्रथम जल, मूल प्रवाह को छू रहा था। राहु का छाया निशान उस तरह जल रहा था जैसे छाया कभी नहीं जलती, भीतर से प्रकाशित शून्य, संसार के संयोजी ऊतक को उस संबंध तक पहुंच प्राप्त थी जो उससे पहले मौजूद था। 4 अंक, एक स्रोत, एक क्षण। अर्जुन ने असुर राजा की ओर देखा। चेतना धीरे धीरे संवर रही थी। सोमदेव के उद्धार के प्रत्यक्ष संपर्क ने इसे बाधित कर दिया था। इसके आंतरिक भाग में व्याप्त मूल प्रकाश के कारण रेखाचित्र रुक गया था, और उपभोग तंत्र को कुछ ऐसा मिला जिसका उपभोग नहीं किया जा सकता था क्योंकि वह उपभोग संरचना से पहले का था। लेकिन रुकना रुकना नहीं था।
समय मिलने पर अंधकार पुनः समाहित हो जाएगा। समय मिलने पर यह प्रक्रिया जारी रहेगी। अब अर्जुन ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। यह आदेश दूसरों के लिए नहीं था। बाकी सभी तो पहले ही आगे बढ़ चुकी थीं। फिर अगले 30 सेकंड में जो घटित हुआ, उसे किसी साधारण तकनीक, युद्धकला या शक्ति प्रदर्शन का नाम देना असंभव था। वह कुछ और ही था, एक ऐसी भयावह और अद्भुत घटना जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति की समझ को हिला दिया। चारों शक्तियां जिस आधार तक उन्हें पहुंच प्राप्त थी, उसी से कार्य करते हुए उस साधना स्तर पर असुर राजा की चेतना से नहीं लड़ी जहां वे पराजित हुई थीं। वे उससे नीचे चली गईं। पृथ्वी अग्नि लावा की गहराई में उतरी और वहां मूल ऊर्जा पाई, संसार की मूल ऊष्मा, वह अग्नि जो साधना से पहले विद्यमान थी, और उसे कक्ष के तल से ऊपर की ओर प्रवाहित किया। वायु शक्ति ने प्रथम गति, मूल गतिज ऊर्जा, श्वास से पूर्व की श्वास पाए और उसे प्रत्येक सतह से बाहर की ओर प्रवाहित किया। जल शक्ति ने मूल प्रवाह पाया, न नदी, न सागर, बल्कि वह प्रवाह जिससे सागर की उत्पत्ति हुई, और उसे चिकित्सक की सटीकता से अंधकार के आंतरिक भाग की ओर निर्देशित किया जहां मूल प्रकाश ने पहले ही अपना मार्ग खोज लिया था। छाया स्थान ने अंधकार और उसके द्वारा समाहित संसार के बीच के शून्य को पाया और उस शून्य को पूर्ण किया। असुर राजा तृतीय लोक की संबद्धता ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था। यह उस सबस्ट्रेट को अवशोषित नहीं कर सका जिससे आत्मीयता ऊर्जा प्राप्त हुई थी। वह चेतना जो 200 साल पहले हवन कुंड के माध्यम से दुनिया में आई थी, जिसने सदियों से खुद को एक भस्म कर देने वाले अंधकार की इकाई में बदल लिया था, जिसने हजारों जन्मों से एक शरीर का निर्माण किया था और तटीय पर्वतमाला पर कब्जा कर लिया था और 3 दशकों तक दुनिया के साधना भंडारों से ऊर्जा प्राप्त की थी। जब वह एक साथ काम कर रहे 4 लक्षणों के पूर्व संबंधी आधार से मिली तो उसने पाया कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए नहीं कि वह नष्ट हो गया था, क्योंकि आधार ऊर्जा उस परत के ठीक नीचे वाली परत थी जिसमें वह मौजूद थी, और नीचे वाली परत हमेशा आधार होती है, और आधार उस पर टिकी हुई चीज के आगे नहीं झुकती। अंधेरा और भी घना हो गया। इकट्ठे हुए शरीर ने एक क्षण के लिए ठहराव का अनुभव किया। चेतना कक्ष से, दीवारों से और पत्थर में समाहित 30 वर्षों की असुर साधना से ऊर्जा ग्रहण करने का प्रयास कर रही थी। पंख पूरी तरह फैल गए और ठंडी चमक एक ऐसी तेज रोशनी में बदल गई जो गर्माहट नहीं थी, बल्कि किसी ऐसी चीज की विशिष्ट गुणवत्ता थी जो अपनी अंतिम शक्ति को जला रही हो। फिर शरीर विलीन हो गया। सोमदेव का जैसे ही शरीर विलीन हो गया, नष्ट हुआ, न चकनाचूर हुआ, बल्कि उसकी स्थिरता के लिए आवश्यक तत्व ही समाप्त हो गए। असुर राजा द्वारा दशकों में निर्मित वह शरीर उन सभी बिंदुओं से बिखर गया जहां उसे साधना ऊर्जा ने थामे रखा था, जो अब नहीं रही। पंख अंदर की ओर मुड़ गए और मात्र अंधकार में विलीन हो गए, उस शीतल संरचना के बिना जिसने उन्हें आकार दिया था। तंतु स्थिर हो गए। चेतना, मूल अंधकार, वह चीज जो वेदी से होकर आई थी, का न तो कोई शरीर था, न ही कोई साधना ढांचा और न ही कोई मेजबान। एक क्षण के लिए ये कक्ष में बस विद्यमान था, एक विशाल चेतना जिसका कोई आधार नहीं था। फिर सबस्ट्रेट ऊर्जा ने इसे खोज लिया। विनाश के रूप में नहीं, बल्कि समाधान के रूप में, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई वस्तु जो अपने उचित संदर्भ से अलग हो गई है, उसे वापस उसी में लौटा दिया जाता है। हवन कुंड से होकर संसार की भौतिक परत में आया अंधकार उसी परत में वापस चला गया जहां से वह आया था, उस आधारभूत धारा द्वारा खींचा चला गया जो अब कक्ष में इस शक्ति के साथ प्रवाहित हो रही थी, मानो कोई वस्तु अपने प्राकृतिक मार्ग पर लौट रही हो। कक्ष स्थिर था। दीवारों में व्याप्त ठंडी असुर चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई, ठीक वैसे ही जैसे ईंधन खत्म होने पर आग बुझ जाती है। एकदम से नहीं, नहीं नाटकीय ढंग से। पत्थर पर 30 वर्षों से जमा हुआ नक्काशी का पैटर्न बस नवीनीकृत होना बंद हो गया, और नवीनीकरण के बिना ही वह पैटर्न स्वाभाविक रूप से बिखरने लगा। अर्जुन अपने पैरों पर खड़ा था। उसे याद नहीं था कि वह कब से खड़ा था। उसका निशान एक ऐसी गर्माहट से भरा हुआ था जो पहले कभी नहीं थी, उसमें अभी भी अंतर्निहित ऊर्जा मौजूद थी, जो धीरे धीरे एकीकृत हो रही थी, और ज्वाला गांठ एक ऐसी गहराई को समाहित कर रही थी जो पहले कभी नहीं थी। उसने अपनी हथेली पर देखा और पाया कि निशान का रंग और आकार वही था, लेकिन किसी तरह वह और भी गहरा हो गया था। मानो वह हमेशा से ऐसा ही था और उसे बस अपने पूर्ण आधार तक पहुंचने की आवश्यकता थी। उसने उस स्थान की ओर देखा जहां सोमदेव खड़े थे। वहां कुछ भी नहीं था। पत्थर की जंजीरें नहीं थीं, वे तो जमीन पर टूटी पड़ी थीं। न ही वह प्राचीन शरीर था, न ही कोई अवशिष्ट उपस्थिति। कुछ तो वहां था और अब नहीं था, और वह अनुपस्थिति इतनी स्पष्ट थी मानो किसी ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया हो और अब वहां रहने का कोई कारण न हो। किरण पहले से ही कक्ष के केंद्र की ओर बढ़ रहा था, एक वैद्य की सहज प्रवृत्ति के साथ। वह शेष बचे हुए हिस्से की तलाश कर रहा था, जिसे उपचार की आवश्यकता हो सकती थी। वह उस स्थान पर पहुंचा जहां असुर राजा खड़ा था, जहां अंधकार अंततः छट गया था, और वहां झुककर एक क्षण के लिए मौन धारण किया। फिर उसने कहा, ये चला गया है। विक्रम ने कहा, चेतना, सब कुछ, साधना की संरचना, रेखाचित्र, अवशिष्ट क्षेत्र। वह खड़ा हुआ। पत्थर अलग है, दीवारों में समाये असुर ऊर्जा बिखर रही है। मैं परिवेशी क्षेत्र को सामान्य होते हुए महसूस कर सकता हूं। वह रुका। इसे पूरा होने में समय लगेगा, महीनों, लेकिन स्रोत समाप्त हो गया है। राहु सीलबंद द्वार पर था।
छायास्थान ने पत्थर को पढ़ा, उस पर बनी खांची, मुहर, बंद संरचना। छायास्थान ने यह भी पढ़ा कि जिस साधना ऊर्जा ने इसे सील किया था वह असुर राजा की थी और वह साधना ऊर्जा अब समाप्त हो चुकी थी। उसने अपना हाथ दरवाजे पर रखा। ये खुल गया। नाटकीय ढंग से नहीं, पत्थर अपनी खांचे में धीरे धीरे और भारीपन से खिसका और अपनी खुली स्थिति में लौट आया, क्योंकि खेती की वास्तुकला जिसने इसे बंद होने का आदेश दिया था अब खाली हवा में विलीन हो गई। इसके आगे गलियारा है, गलियारे के आगे किला है, किले के आगे तटीय पर्वत श्रृंखला है और उस श्रृंखला के आगे दुनिया है, दक्षिणी दुनिया जो 30 वर्षों से क्षीण होती रही थी और अब अपनी जड़ में उस चीज से मुक्त हो चुकी है जो इसे क्षीण कर रही थी। अर्जुन दरवाजे की ओर चला गया। वह दहलीज पर रुक गया। वह आखिरी बार उस कक्ष की ओर मुड़ा। वह बड़ा गोलाकार कमरा, फर्श पर टूटी हुई जंजीरें, दीवारों में धुंधली होती ठंडी रोशनी। धन्यवाद, उन्होंने कहा सोमदेव को, जो वहां मौजूद नहीं थे। उस कक्ष में जिसने 200 वर्षों तक उस बात को अपने पास रखा था जिसे उसे रखने के लिए कहा गया था, जब तक कि वे लोग नहीं आ गए जो इसे समाप्त कर सकते थे। इसकी नींव खोजने के लिए बधाई। वह दरवाजे से अंदर चला गया। अगले कुछ घंटों में पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरने वाला प्रकाश दृश्य प्रकाश नहीं था। यह आधारभूत ऊर्जा थी जो भूवैज्ञानिक माध्यम से बाहर की ओर फैल रही थी। तटीय पर्वतमाला के प्राचीन पत्थर इसे उसी प्रकार प्रवाहित कर रहे थे जैसे पत्थर ऊष्मा का संवाहक होते हैं, धीरे धीरे, पुनर्तः भोर होने से पहले ही पर्वतमाला की गहरी संरचना के सबसे दूर के बिंदुओं तक पहुंचते हुए। असुर साधना के 30 वर्षों के संचित खिंचाव ने अपने पीछे एक रिक्ति छोड़ दी थी और आधारभूत ऊर्जा उस रिक्ति में उसी प्रकार प्रवाहित हुई जैसे पानी सूखे नाले में प्रवाहित होता है, न तो बलपूर्वक, न ही पूर्वनियोजित, बल्कि ऊर्जा की उस स्थान की ओर स्वाभाविक गति से जहां इसकी आवश्यकता थी। दक्षिण में पिछले 3 दशकों से कृषि का वातावरण विरल रहा था। उस विरलता में रहकर खेती करने वाले किसानों ने अपनी पद्धतियों को उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप ढाल लिया था, ठीक उसी तरह जैसे पौधे सूखे के अनुकूल ढल जाते हैं। धीमी वृद्धि, कम संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग और उन चीजों की विशिष्ट सहनशीलता जिन्हें सहन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सबस्ट्रेट कट उन तक पहुंच गया। यह महाग्नि के 3 मिनट के पुनर्स्थापन की तरह नहीं था। यह घावों के संगम से होने वाला केंद्रित विशिष्ट उपचार नहीं था, बल्कि महाग्नि द्वारा पुनर्स्थापित की गई चीजों को उचित आधार प्रदान करने की धीमी, गहरी प्रक्रिया थी। दक्षिणी गांवों के प्राकृतिक किसान, जिन्होंने जीवन भर धरती में चीजों को महसूस किया था और जिनके पास इसके लिए कोई ढांचा नहीं था, उन्होंने उन चीजों को अधिक वास्तविक, अधिक सजीव और अधिक स्पष्ट होते हुए महसूस किया। तटीय कस्बों, पहाड़ी समुदायों और आंतरिक दक्षिण की नदी घाटियों में स्थित कृषि क्षेत्र एक पीढ़ी में पहली बार सूखने के बजाय संचय करने लगे। इसे पूरी तरह से बहाल करने में वर्षों लग जाएंगे। सबस्ट्रेट कट कोई इलाज नहीं था। यह उस बाधा को दूर करना था जिसने इलाज में रुकावट डाली थी, दुनिया को उसकी प्राकृतिक अवस्था में वापस लाना था जिसमें चीजें नष्ट होने के बजाय बढ़ती थीं। उस अवस्था से जो भी विकास होगा उसमें अपना समय लगेगा, लेकिन दिशा बदल गई थी। सूर्यपुरा में 3 मिनट की पूर्ण साधना के बाद परिबद्ध प्रणाली में लौटने की असंगति का अनुभव कर रहे साधकों ने साधना क्षेत्र में कुछ बदलाव महसूस किया। सूक्ष्म महाअग्नि की नाटकीय बहाली नहीं, बल्कि एक गहनता। मानो जिस आधार पर वे खड़े थे वह और अधिक ठोस हो गया हो। मानो उन चिन्हों ने न केवल विच्छेद किया हो बल्कि पुनर्स्थापन भी किया हो। यदि वह पांडुलिपि इसका वर्णन करने के लिए बची होती तो शायद उसमें यह लिखा होता कि सबस्ट्रेट ऊर्जा वास्तव में किस लिए थी। तटीय पर्वतमाला की खुली हवा में 4 ताड़ के पेड़ों पर बने निशान जल रहे थे, स्थिर, गर्म और उस सुबह की तुलना में गहरे। पर्वत श्रृंखला के ऊपर का आकाश नीला था। दक्षिण में घावों का इलाज शुरू हो रहा था। प्राचीन वेदी का ऋण चुका दिया गया, अंततः विनाश के माध्यम से नहीं, पूर्णता के माध्यम से। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल ऑडियो टेल FM चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली रोमांचक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कहानियां बनाने की ताकत देता है। आपके कीमती समय और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।